सुनिए, ओए इधर सुनो। पर डे 10 बजे ना आप सबका मैं शेड्यूलिंग कर देता हूं, तो पर डे 10 बजे जितना भी लेक्चर आपको पढ़ाया गया है सब आते जाएगा। क्या करना आप सब 1.75x के स्पीड पे, ओए सुनो पहले, 1.75 के स्पीड पे जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो मुझे लगता है 1.75 के हिसाब से करोगे ना तो 15 से 20 मिनट लगेगा। पर डे एकदम रफ्तार में रिवीजन करो। और एक और बात, आपने देखा होगा मैं शॉर्ट्स बना बना के डालता हूं ना, शॉर्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए डाल रहा हूं, सोच रहा हूं कम से कम पूरा नहीं पढ़ रहा है उसको देख लिया करो। अब एक काम करो, लगातार उसको रिवीजन करो, और मैं अब डबल डबल करके डाल दूंगा ताकि तुम सब 1.75 के स्पीड पे डबल डबल रिवीजन कर लो। आई समझ में? जितना रफ्तार में आप करोगे, सुनो, बार बार किसी चीज को सुनने से ना, देखो पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, कोई चीज आपको दिख जाए तो आपको याद हो जाता है। फिर दूसरा तरीका होता है कि वो चीज आपको सुनाई देना बार बार तो याद होता है। तो उसको आप रफ्तार बढ़ा के 20 मिनट लगेगा पर डे, देखो एक दो लेक्चर करके। आई समझ? और वो पढ़ने के बाद एक बार रीड कर लो अपने नोट्स को, करोगे सारा हो जाएगा अच्छे से याद। कर लो यार, लास्ट में अब 20-30 दिन बचा हुआ है, मेहनत कर लो। इसके बाद तुमको ही पता है 12 के बाद तुम्हारा कुछ होना जाना, फिर जिंदगी भर इधर उधर झकी मारना है, मारते रहना। बात करने का भी कोई टेंशन, बात करने के लिए भी तुमको बहुत सारा लोग मिलेगा तुम्हारी बिरादरी का, ठीक है? तो आप डेली करना रिवीजन अच्छे से। चलिए ओए जल्दी से हेडिंग डालो, अगला चैप्टर। हम लोगों ने, एक मिनट, चुंबक वाला चैप्टर स्टार्ट तो नहीं किया था ना? लिखिए तो, विद्युत धारा का, बातचीत करना बंद करो। लिखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सुनो ध्यान से, सबसे मेन बात बताता हूं, बहुत इजी चैप्टर है, इसमें बहुत कम चीज आपको पढ़ना है। और याद रखना, मैक्सिमम आपको प्रयास करना है इसमें फॉर्मूला याद रखने का, एक आध छोटा सा डेफिनेशन, ठीक है? पहले सुनो, जवाब भी देना है। मुझे ये बताओ, आप लोग मैग्नेटिक फील्ड समझते हो? अरे चुंबकीय क्षेत्र। मुझे ये बताइए सिर्फ आप, चुंबकीय क्षेत्र का संकेत क्या है? ये सदिश या अदिश? बी वेक्टर, हाँ या ना? चुंबकीय क्षेत्र का संकेत कौन? मुझे ये बताओ, चुंबकीय क्षेत्र यानी कहीं पर चुंबक पे आधारित जो गुण है वो उत्पन्न करने के लिए हमारे पास कौन सा स्रोत है? चुंबक का जो गुण दिखाए ऐसे कोई स्रोत का नाम बताओ, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। देखो चैप्टर के नाम से स्पष्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पड़े ना, इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न किसने कहा था? ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड ने क्या कहा था, उस स्टोरी पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना समझ लो कि विद्युत धारा में चुंबकीय गुण है, इस बात को एक्सप्लेन किया है किसने? ऑरेस्टेड ने। एक और बात, चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत का बात किया जाए, सुना ध्यान से, आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है, आप जानते हो किसी चीज का एक भी स्रोत हो सकता है या एक से, जैसे आप समझो आपके पढ़ने का स्रोत क्या है? बुक्स, यस और नो? टीचर, अरे टीचर्स है ना, पेरेंट्स से अभी पढ़ते हो, बचपन में आपने पेरेंट्स के हेल्प से भी पढ़ा होगा, ऑनलाइन भी आजकल पढ़ लेते हैं, कहने का मतलब फोन का इस्तेमाल करके या लैपटॉप का इस्तेमाल करके, ये सब हो गए बहुत सारे स्रोत किसी भी चीज का या आपके पढ़ने का। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत कौन है? तो आपको यह याद रखना होगा, चुंबकीय क्षेत्र के हमारे पास दो स्रोत है। देखो, एक तो चुंबकीय क्षेत्र का जो स्रोत है वो खुद चुंबक है। क्या आप बताओ, चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है? यस, आपने देखा होगा सबने चुंबक, अरे स्पीकर में लगा होता है ब्लैक कलर का, देखा है ना? तो वहां से भी चुंबकीय गुण आपको देखने को मिलता है, अरे देखा तो होगा। उसके आसपास कोई दूसरा चुंबक लेके आते हैं तो उसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगती है ना। अच्छा, दूसरा स्रोत कौन है? दूसरा स्रोत है विद्युत, दूसरा स्रोत है आपका विद्युत धारा। समझो मेरे पॉइंट को, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो।
इस लेसन में जो आप पढ़ोगे इसमें किसका बात हो रहा है? अरे करंट का ना, इसका मतलब विद्युत धारा का। यानी इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे उसमें आपका स्रोत कौन होगा? और इसके बाद जो सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हम चुंबक से, उसमें आपको पता है हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व। उसमें आपका होगा चुंबकीय पदार्थ या फिर चुंबक। अरे कुत्ता क्या कर रहा है? ध्यान से। तो स्रोत की जब बात की जाएगी तो अपने पास चुंबक के गुण दिखाने वाले कितने स्रोत? दो। एक स्रोत खुद चुंबक है। अरे चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही तो चुंबक तो होगा ही, लेकिन चुंबक के अलावा अगर आपसे पूछे तो ऑरेस्टेड ने कहा था कि विद्युत धारा में भी चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था, आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं, उस एक्सपेरिमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि देखिए कहीं पर विद्युत धारा प्रवाह करेगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, या धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय सुई का जो विक्षेप है वो भी बढ़ेगा, धारा को घटाएंगे तो घटेगा। फिर उन्होंने कहा कि धारा की दिशा को बदल देंगे। आपको पता ना चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो क्या उसमें दिशा भी होगी चुंबकीय? उन्होंने कहा कि अगर धारा की दिशा को आप बदलोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी। ये छोटा सा कंक्लूजन था और उन्होंने इस तरीके से ऑरेस्टेड ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का एक स्रोत हमारे पास कौन है? विद्युत धारा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं। अभी जहां पर भी चर्चा होगा चुंबक का, उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न करेंगे, और जो सबसे आखिरी वाला पार्ट होगा उसमें हम चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। आप तो जानते हो चुंबकत्व के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि चुंबकत्व से चुंबकीय धारा होती है, यह बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कुछ नया जो आपको देखने को मिला था वो किसमें था? विद्युत धारा में। एक और बात, चुंबक से जो सुनना, चुंबक से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है वो अस्थाई होती है या अस्थाई? अस्थाई। क्यों? क्योंकि चुंबकीय पदार्थ से बना हुआ है। लेकिन विद्युत धारा जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? धारा के कारण। उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, किसके मदद से? धारा की मदद से। तो आपके लिए जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये बता देता हूं कि इस चैप्टर में जितना भी चीज आप पढ़ेंगे ना, उसमें दो दो फॉर्मूला बन के आएगा। एक आएगा चुंबकीय पदार्थ की वजह से और एक आएगा आपका विद्युत। तो इस लेसन में सिर्फ हम किसकी चर्चा करेंगे? विद्युत धारा के कारण। तो विद्युत धारा के कारण कुछ सूत्र दिया था, जो विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है विद्युत धारा से, आप लोग पढ़े हो पहले भी, जस्ट रिवीजन हम कर रहे हैं। याद है बायो सेवर्ट का नियम था, तो उसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आपको स्रोत समझ में आ गया कि चुंबकीय क्षेत्र के कितने स्रोत? दो। एक चुंबकीय पदार्थ खुद, जिसको अस्थायी चुंबक आप कहते हो, और एक विद्युत, जिसे हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। यस और नो? इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। खैर, तो अभी हम लोग विद्युत धारा से कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी उसका चर्चा करेंगे बायो सेवर्ट के नियम के आधार पे। ओके, तो चलिए सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बताओ फटाफट। विद्युत क्षेत्र याद है? अरे आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक आवेश दूसरे आवेश पर, ऐसे ही चुंबक या विद्युत धारा, चुंबक या धारावाही तार, दोनों से होता है ना, तो यहां पर दोनों का चर्चा करेंगे। चुंबक या धारावाही तार के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबक या धारावाही तार पर बल, उसे बोलेंगे चुंबकीय। लिखिए रफ्तार में, लिखिए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को सूचित किससे करोगे? बी वेक्टर से। लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक या, रफ्तार में लिखो, अब थोड़ा सा आपको फास्ट बताना पड़ेगा, किसी चुंबक या धारावाही तार के आसपास का, किसी चुंबक या धारावाही तार के, किसी चुंबक या धारावाही तार के आसपास का या चारों तरफ का, लिख सकते हैं आसपास का या चारों तरफ का वह क्षेत्र, आसपास का या चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें 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 कोई दूसरा चुंबक या धारावाही तार, कोई दूसरा चुंबक या धारावाही तार पर, कोई दूसरा चुंबक या धारावाही तार पर चुंबकीय बल आरोपित होता है। चुंबकीय बल आरोपित होता है। चुंबकीय बल आरोपित
होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बोलो। एक मिनट याद करते हैं पुराना। एक मिनट सुना, ई का मात्रक कैसे निकालते थे, फटाफट कोई बताओ। अरे आपको पता है कोई भी मात्रक हम निकालते हैं सूत्र से। सुनना, यहां से कुछ बताऊंगा, उसको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आपको याद हो ई का, तो आप लिखते थे एफ बट्टे, कुछ याद आया? अरे विद्युत क्षेत्र को लिखते थे ई बराबर एफ बट्टे, चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखेंगे बी बराबर एफ बट्टे। यहां पर आवेश था, लेकिन यहां चुंबकीय क्षेत्र में क्या चुंबक होगा, तो चुंबक के ध्रुव को क्या कहते हैं, जानते हो आप, स्मॉल एम। कैपिटल एम का यहां अलग मीनिंग है। तो यहां पे याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का जैसे आपने लिखा था एफ बट्टे क्यू, चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिखेंगे एफ बट्टे। अब जैसे यहां बनाते थे मात्रक न्यूटन बट्टे आवेश का, यही पढ़े थे, उसी प्रकार से इसका मात्रक बनाना हो बाबू, तो आपको दिमाग में रखना है बल का न्यूटन और चुंबकीय ध्रुव का। सब अभी इस बात को रट लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है। चुंबकीय जैसे आवेश का मात्रक, अरे आवेश का मात्रक, वैसे ही चुंबकीय ध्रुव का मात्रक। पता है ना, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, प्लस और, याद है, उत्तरी ध्रुव और, तो उसका जो है संकेत है स्मॉल एम, और उसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू, और इसी को आप कहते हो टेस्ला। अरे इसी को कहते हैं क्या? तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, टेस्ला का मतलब होता है न्यूटन बाई एम्पियर मीटर, वो याद रखना, और चुंबकीय ध्रुव का मात्रक होता है एम्पियर, दिमाग में रखिएगा। कोई आपसे पूछे बीमा, बोलिए न्यूटन का ml t-2, एम्पियर का a, और मीटर का l से l कैंसिल, यह आपका बन गया m t-2 a-। चलिए लिख लीजिए फटाफट। तो यह बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है एम्पियर मीटर, चुंबकीय ध्रुव का मात्रक। इसको तो पक्का ही आप अच्छे से दिमाग में रखना, इस बात को मत भूलना, पूरा आप ना याद रखो, नहीं रखना। चुंबकीय ध्रुव का मात्रक एम्पियर मीटर, दिमाग में बैठा लो। कोई भी चीज एक्स्ट्रा मैं बताता हूं और आपको नहीं आती है या नहीं याद रख पा रहे हैं, तो उसको अलग से लिख भी लिया करो, वो आपकी ड्यूटी है। हर चीज मैं ही थोड़ी लिखवाते चलूंगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कितने स्रोत हो सकते हैं? दो स्रोत, एक आपका स्थायी चुंबक ना, और एक आपका विद्युत चुंबक यानी विद्युत धारा। तो अभी हम विद्युत धारा पर चर्चा करेंगे। विद्युत धारा में भी चुंबकीय गुण है, किसने बताया? ऑरेस्टेट ने। उसमें हम उस चुंबकीय गुण को हम किससे नियंत्रित करते हैं? धारा को बढ़ाकर, या धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी, यानी सारा कंट्रोल धारा के हाथ में है, इसलिए वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। ओए, चुंबक में जो ध्रुव होते हैं उसका मात्रक एम्पियर मीटर, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, पता है? अच्छा सुनिए, बाकी में तो मैंने आपको कहा था ऐसा ही मात्रक सिर्फ याद रखो, इसमें आपको थोड़ा सीजीएस मात्रक भी याद रखना है। ये कौन सा मात्रक है बाबू, कोई बता सकता है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक? गॉस। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछेगा कौन सा मात्रक है, ये पूछता है एक टेस्ला में कितना गॉस, 10⁴ गॉस। बिल्कुल सही, ये आप याद रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है गॉस, और वो एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। ये भी आप थोड़ा सा, ये मेन याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। 1 टेस्ला में कितना गॉस, यहां पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। 1 टेस्ला में कितना गॉस, 10⁴, और चुंबकीय ध्रुव का मात्रक एम्पियर मीटर। बाकी टेस्ला तो आप सबको याद रहता ही है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। चलिए, तो ऑरेस्टेड ने जो कहानी बताया कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके बाद इसके बारे में जो सूत्र बनाया वो किसने? बायो सावर्ट ने। अरे धारावाही तार से कितनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए किसने बताया? तो बायो सावर्ट का नियम याद रखना है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसे मैं ज्यादा चीज नहीं पढ़ाऊंगा, टोटल 5 चीज पढ़ाऊंगा सिर्फ। कितने चीज? बायो सावर्ट का नियम, उसके बाद 2 सूत्र बताऊंगा, फिर वृत्ताकार के कारण, इसके बाद खत्म। फिर हम लोग अगले भाग पे आ जाएंगे एम्पियर का नियम, और एम्पियर के नियम में आपको पढ़ना है, याद है, सोलेनॉइड और टॉरॉइड, ये दोनों चीज आपको पढ़नी है, बस हो गया, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट लिखिए, तो लिखिए बायो सावर्ट का नियम। इंग्लिश में तो बायो सावर्ट होता है, और आपके हिंदी में देखो मैं लिख देता हूं दोनों, बायो सावर्ट
का नियम इंग्लिश में कहते हैं बायट-सावर्ट लॉ। इसको जरा ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना, आपको खुद याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या बताऊं, ओए किसी भी नियम को जब आप लिखते हो ना तो आपने उसका पहले फॉर्मूला याद रख लिया करो। फॉर्मूला एक मतलब फॉर्मूला एक लाइन का होता है, अगर आपको याद रख लेंगे तो खुद से परिभाषा सुनना। ओए बायो-सावर्ट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, पहले सब रटेगा मेरे साथ, आपको याद भी होगा वैसे। ओए सुनो इधर, डीबी बराबर था म्यू नॉट बाई, ये तो एक नियतांक है, इसको चाहो तो के लिख दो, क्या लिख दो। अब सुनना, तो इसको भूल जाओ, ये नियतांक है, नियतांक की जगह क्या आएगा, आपको याद करना है आइडियल साइन थीटा बटे, खत्म। अच्छा भाई, किसी बच्चे के पास थोड़ा सा भी दिमाग है ना तो ये ऐसे सोच सकता है, डीबी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मान या छोटा मान, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मान निकालने के लिए तार की लंबाई भी छोटी होगी। तो इसका मतलब बायो-सावर्ट ने जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना सिखाया था वो एक लंबी तार के कारण या तार के अल्पांश भाग के कारण। यानी बायो-सावर्ट का नियम का सबसे पहला पॉइंट दिमाग में बैठाओगे। इनका जो नियम बनाया गया था, उन्होंने जो पहले नियम दिया था उसमें हमने जो तार रखा था वो अल्प लंबाई की थी, अल्पांश तार। अल्पांश समझे, तार की लंबाई बहुत, तो तार की लंबाई छोटी है तो आपको पता है डीएल है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा। तो इसका मतलब पहला पॉइंट, क्या चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती, अरे हाँ है ना, तो पहला पॉइंट वही लिखेंगे। दूसरा, क्या चुंबकीय क्षेत्र तार की लंबाई के समानुपाती, अरे अल्पांश तार के लंबाई के। और सुना, चुंबकीय क्षेत्र क्या, साइन थीटा, अरे साइन थीटा समझते हो, साइन थीटा क्या होता है, दूरी और अल्पांश तार के बीच का कोण, यस और नो। तो साइन थीटा के समानुपाती और आर के वर्ग का। अब इसको तुम अगर पुराने चैप्टर के साथ मैच करो तो तुम्हें कूलम्ब का नियम याद आएगा, F बराबर ये हो गया K, वहां पर दो आवेश था Q1 Q2 और नीचे वहां भी क्या था, मिलता जुलता है। वहां पर आपने दो आवेश लिया था, यहां पर आपने धारा लिया और धारावाही तार की लंबाई ली, कहां कोई फर्क है। यहां पर भी आर स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आर के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था और यहां भी आर के वर्ग का। यहां पर आपने दो आवेश लिया था, यहां पर आपने धारा लिया है और अल्पांश तार की। यहां पर भी एक नियतांक था, इसको भी मैं चाहूं तो के लिख दूं, दोनों के का मान सेम, मान का फर्क होगा लेकिन इस नियतांक को क्या हम के लिख सकते हैं, यहां पर भी वो नियतांक के था। यहां पर आपने लिखा था F समानुपाती Q1 इंटू और व्युत्क्रमानुपाती क्या, आर का वर्ग। यहां पर हम लिख देंगे समानुपाती किसके, आई के डीएल के साइन थीटा के और व्युत्क्रमानुपाती किसके, हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या ये लाइन नहीं लिख सकते हो। बस एक ही बात दिमाग में रखना कि बायो-सावर्ट का नियम लंबी तार के कारण या अल्पांश तार के कारण, और बाद में फिर हम उसको समाकलन लगा के लंबे तार का है ना अर्ध अनंत अनंत सब निकाले थे। तो सबसे पहले लिख लीजिए बायो-सावर्ट के नियम में, लिखिए बायो-सावर्ट का नियम में आप लिखेंगे, लिखिए तो लिखिए, किसी धारावाही अल्पांश, किसी धारावाही अल्पांश लंबाई के तार के कारण, किसी धारावाही अल्पांश लंबाई के तार के कारण, किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु को क्या मान रहे हैं, P, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डैश दे दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र। अब सुनना, पहला पॉइंट में लिखेंगे किसके समानुपाती, धारा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र नंबर 1, अल्पांश तार में प्रवाहित होने वाली धारा, लिख लो, अल्पांश तार में प्रवाहित होने वाली धारा, अल्पांश तार में प्रवाहित होने वाली धारा, अल्पांश तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है।
अब क्या ये सेंटेंस आप खुद से नहीं बना सकते हो? खुद से बना लीजिएगा। अल्पांश तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। वहां पे नीचे में लिख दीजिएगा डीबी। ये देख के आपको याद सिर्फ यही रखना है, सेंटेंस खुद से बनाना है। डीबी समानुपाती आई, डीबी समानुपाती आई। ओए, अल्पांश तार है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी तो अल्प ही होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, डीबी। पता ना अल्प के लिए डीबी लिखते हैं, अल्प लंबाई के लिए डीएल, कुछ याद है? तो डीबी समानुपाती क्या, सेकेंड पॉइंट पे आइए। नंबर 2, ओए क्या लंबाई के भी समानुपाती है? तो अगला, अल्पांश तार के लंबाई के समानुपाती होता है। जितनी भी बात की गई वो किस तार के लिए? अल्पांश, छोटे से भाग के लिए। यस और नो? लिखिए, अल्पांश तार के लंबाई के समानुपाती होता है। अल्पांश तार के लंबाई के समानुपाती होता है। अल्पांश तार के लंबाई के समानुपाती, देखिए डीबी समानुपाती किसके? डीएल के। हो गया, अल्पांश तार के लंबाई के समानुपाती होता है, डीबी समानुपाती। तीसरा नंबर, वह सुनो, एक चीज सुनना, अगर मैं कहूं कि ये आपके पास ना तार है जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा आई, तो ये जो छोटा सा भाग है तार का, उसी लंबाई को बोलते हैं डीएल। यस और नो? और यहां पर कोई बिंदु है जहां पे आप निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो डीएल से इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को कहते हैं आर। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसी को क्या कहा गया? तो आप मुझे बताओ थीटा क्या है? डीएल और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का, क्या उसका जो साइन थीटा, साइन थीटा को ज्या कहते हैं, पता है? तो उसके समानुपाती होती है। तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट, अल्पांश तार की लंबाई, लिखिए अल्पांश तार की लंबाई, अल्पांश तार की लंबाई तथा अल्पांश तार की लंबाई तथा तार से बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तार से बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तार से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण, के बीच के कोण, के बीच के कोण, के बीच के कोण की ज्या के बीच की कोण के ज्या, साइन को क्या कहते हैं? ज्या। ज्या के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। अरे साइन थीटा को क्या बोलते हैं? ज्या। तो सुनिए, इसका मतलब डीबी किसके समानुपाती? साइन थीटा के। और एक लास्ट बचा, ज्या के समानुपाती होता है। लिख दीजिए डीबी समानुपाती। तो मैं ये बोल रहा हूं, लिखने में चाहे जितना मैं लैंग्वेज लिख लूं, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे, उससे बनाओ अपना जैसे बनाना है आपको परिभाषा। लिखिए नेक्स्ट, और किसके समानुपाती? 1 बटे आर स्क्वायर के, या फिर आर के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यही ना? लिखिए फोर्थ पॉइंट, अल्पांश तार को ऐसे, अल्पांश तार से बिंदु के बीच की दूरी, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, अल्पांश तार से बिंदु के बीच की दूरी, अल्पांश तार से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। डीबी ऐसे लिख लीजिएगा, डीबी व्युत्क्रमानुपाती क्या? आर स्क्वायर। बस हो गया, इन सबको एक साथ लिख देंगे और उससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये फिगर भी बना लीजिएगा साइड में, नीचे आप ये फिगर बना लो, धारा को आई दिखाइए, तार के लंबाई को डीएल, और यहां से यहां की दूरी को आर, और ये है हमारा बिंदु पी। तो बायो सावर्ट ने जो बताया था चुंबकीय क्षेत्र, वो बताया था किस तार के लिए? अल्पांश तार के लिए। लिख लीजिए फटाफट।
सबको एक साथ लिखेंगे, एक नियतांक आएगा उसको के मानेंगे, जिसका मान लेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई। वैसे तो लेते हैं म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई, याद है वहां पे ई आर था, लेकिन हम वायु या निर्वात के लिए म्यू आर का मान, तो हमें मेन फॉर्मूला वही याद करना है। सुनो ओए, सबको एक साथ देखो जर, डीवी समानुपाती, सबको एक साथ लिखो, आईडीएल साइन थीटा बट्टे, क्या यहां से एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को अगर आप के मान लो, सॉरी के आईडीएल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर, लास्ट के का मान म्यू नॉट म्यू आर, लेकिन म्यू आर कितना लेंगे 1 बट्टे 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बट्टे, हम म्यू आर का वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो आपको सिर्फ याद रखना है म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बट्टे, और चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक, खत्म। चुंबकीय क्षेत्र है तो मात्रक हम टेस्ला लेंगे। अरे बाकी कुछ नहीं बचा, सबको एक साथ लिख दिए, नियतांक को के लिखे, के का मान म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई लिए, लेकिन आप जानते हैं वायु निर्वात के लिए म्यू आर का मान कितना, तो आपका फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसी को अपने दिमाग में बैठाना है। चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रक क्या, टेस्ला। याद रखिएगा, या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला या 2 मार्क्स में आपको लिखने के लिए बोलेगा। ये कोई टफ चीज नहीं था, लैंग्वेज भले ही बड़ा बन गया हो, बट इसमें मेन फॉर्मूला पे सब बेस्ड है। डीबीआई के समानुपाती, डीएल के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती और आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप इस फॉर्मूला को जो याद रखेगा वो खुद से भाषा बना के लिख सकता है। आपको पता है ये सदिश है, तो क्या इसकी दिशा भी होती है? याद है लेफ्ट हैंड से निकालना सीखे थे, लेफ्ट हैंड पाम रूल, कुछ याद है? तो उसको मैं आपको लगा के दिखाऊंगा किसी किसी प्रश्न में, बाकी वो आपको आना चाहिए पहले से। क्या करते थे, 4 फिंगर को कहां रखते थे, आई के ऊपर, यस और नो, और थंब को आर के ऊपर, कुछ याद है? और हमारी जो हथेली है, जो पाम है, उससे निकलता था क्या, चुंबकीय क्षेत्र की, लिख लिए, लिखिए। इसका दिशा कैसे निकालेंगे, वाम हस्त नियम से, नीचे लिख लीजिए, दिशा डैश दे के लिखना, वाम हस्त नियम का प्रयोग करें। अब प्रयोग तुम करते रहना घर में बैठ के, वाम हस्त नियम का प्रयोग करें, दिशा में लिख लो। अब वो कैसे होगा आपको आगे मैं प्रश्न के साथ समझाऊंगा। वाम हस्त नियम का प्रयोग करें, बहुत इजी है, वैसे तुम सबको याद होगा शायद। देखो जिसको नहीं पता है वो एक बार देख लो, अपनी लेफ्ट हैंड निकालो, धारा किधर जा रहा है, सुनना, ऐसे रखो, 4 उंगली को एक साथ, अंगूठा को अलग, सुनना, ओए, धारा के ऊपर 4 उंगली रखना और ऐसे रखना कि आपकी नाखून जो है वो धारा के दिशा में हो। अरे नाखून किसकी दिशा में हो, तो धारा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ 4 उंगली, और जिस तरफ आपका बिंदु दिया जाए, बिंदु मतलब आर जहां हो, कौन हो, आर उधर ही होगा ना जिधर बिंदु होगा, अरे बिंदु से ही तो दूरी है आर, तो जिस तरफ आपको बिंदु दिया जाए शॉर्ट फॉर्म में, या जिस तरफ आपको आर दिया जाए उस पर क्या रखो, ऐसे रखे। तो आपकी ये हथेली किधर है, हथेली अगर ऐसे हो तो बाहर की ओर, हथेली अगर ऐसे हो तो ये इनवर्ड हो गया, अगर ऐसे होता तो, लेकिन इसमें धारा इधर और आप बिंदु इधर, तो इसमें देखा जाए तो हथेली के अंदर की ओर है, अगर आपको दिख रहा है हथेली तो बाहर की ओर नहीं दिख रहा है तो इसलिए हमारा ये इनसाइड हो जाएगा। अगर इसके लिए दिशा निकालना हो तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनसाइड, अंदर की ओर, हाँ या ना। खैर चलो इसका आगे इस्तेमाल करेंगे, बस थोड़ा सा आप समझ लो। चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए, बायो सावर्ट के नियम का सदिश प्रारूप, इसको सदिश में लिखने आता है आपको, याद है कुलम्ब के नियम का सदिश प्रारूप क्या करते थे, आर वेक्टर बट्टे आर, कुछ याद आया, इकाई सदिश से गुणा करते थे, इसमें भी कर देंगे, बन जाएगा, सेम है। अब तुम्हें याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, याद है इकाई सदिश से गुणा करते थे, लिखिए
बायो-सावर्ट के नियम का सदिश प्रारूप, बायो-सावर्ट के नियम का सदिश प्रारूप, बायो-सावर्ट के नियम का सदिश प्रारूप। देखिए तो सब लोग देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा था, तो रहने दो साइन थीटा बट्टे, अब सुनना, इकाई सदिश का मतलब क्या, ऊपर आ गया आर वेक्टर और नीचे भी। अब जरा देखिए तो ध्यान से, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में कहूं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, सुनना, आइडियल क्रॉस आर लिख सकते हैं, अरे ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो ये ए बी साइन थीटा के फॉर्म में आइडियल क्रॉस आर लिख सकते हैं, और नीचे आर के जगह पे ये आपका सदिश के रूप में होता है, जो याद रखना है। मात्रक क्या होगा, यस और नो, लिखो फटाफट। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप में लिखने के लिए बोला जाए तो कुछ नहीं करना है, इकाई सदिश से गुणा कर देना है। आइडियल और आर का क्रॉस गुणन हो जाएगा, और साइन थीटा कहां चला गया, क्या वो क्रॉस गुणन में विलुप्त हो गया, यस, ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा। वैसे ही आपका आइडियल साइन थीटा, आर को आपने लिख दिया आइडियल क्रॉस आर, लिख दो फटाफट, इसको आपने सदिश के रूप में बदल दिया। चलिए खैर, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है कौन सा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। म्यू नॉट का कोई नाम बताओ, अरे ई नॉट का नाम था, कुछ याद है, क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसका नाम निर्वात की चुंबकीयशीलता, यस और नो, लिख लो, म्यू नॉट का नाम लिख लो, निर्वात की चुंबकशीलता, फटाफट लिख लो, म्यू नॉट का नाम क्या, निर्वात की चुंबकशीलता, या पारगम्यता भी कहते हैं, ओए इसका नाम है निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता, नाम सुने हो, निर्वात की चुंबकशीलता या पारगम्यता। अच्छा वहां पे याद है ई आर का नाम, माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता था ना, यहां पर म्यू आर का नाम लिख लो, माध्यम की सापेक्ष चुंबकशीलता, लिख लीजिए, निर्वात की, अरे इसका लिख रहा हूं म्यू नॉट का, चुंबकशीलता या पारगम्यता, इसका नाम माध्यम की सापेक्ष या अपेक्षिक भी बोलते हैं चुंबकशीलता। बहुत इजी है ना, चुंबकशीलता, ये निर्वात या वायु के लिए इसका मान हम कितना ले लेते हैं। अच्छा कुछ याद है, वहां पर थे ई बराबर ई नॉट इंटू ई आर, वैसे यहां पर म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं माध्यम की, वेरी गुड, चुंबकशीलता। कहां कुछ टफ है, थोड़ा बहुत याद रखना है आपको, ये ना, अगर आप पहले वाले लेसन से इसको कंपेयर करो तो ये कूलम्ब के नियम से 80% मिलता जुलता है, हाँ या ना, जैसे वहां था ई बराबर ई नॉट ई आर, वैसे यहां है म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है म्यू आर बराबर, बोल दो फटाफट, म्यू बट्टे, तो अपना याद रखना। अच्छा म्यू नॉट का कोई मान बताओ, एक बार बता दो फटाफट, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस, याद रखना है। इसका मात्रक भी आपको लिखना बताता हूं, छोटा छोटा चीज है, कुछ भी टफ नहीं है, लिखिए फटाफट, ओए म्यू नॉट का वैल्यू याद रहेगा सबको,
नीचे लिखिए म्यू नॉट का मात्रक एवं विमा, फटाफट। म्यू नॉट का मात्रक एवं विमा। ओए, म्यू नॉट का क्या लिखने वाले हैं? मात्रक। और किसी का भी मात्रक विमा लिखने के लिए क्या सबसे पहले फॉर्मूला लिखे? बोलो, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई आईडीएल साइन थीटा बट्टे, कोई बताओ म्यू नॉट का क्या बन जाएगा सूत्र? डीबी 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे आईडीएल, और नीचे क्या, कैसा सूत्र बनेगा? अब इसी के मदद से आप खुद लिखो मात्रक। बोलो, डीबी का मात्रक टेस्ला, अरे डीबी का मात्रक 4 पाई का तो कोई मात्रक, आर स्क्वायर धारा का, डीएल का, और साइन थीटा कोई मात्रक, मीटर से मीटर का था। बोलो, टेस्ला मीटर बाय, या फिर टेस्ला को एक और नाम से जानते थे, न्यूटन बट्टे एम्पियर मीटर। टेस्ला को लिख सकते हैं न्यूटन बट्टे और साथ में मीटर और एम्पियर, ये दोनों कैंसिल, तो एक और मात्रक बन गया क्या? ये ज्यादा पूछता है। बोलो इसका बीमा, न्यूटन का ml t-2 और नीचे एम्पियर स्क्वायर है ना, ऊपर गया तो कॉम्पिटिशन में भी म्यू नॉट का मात्रक बीमा पूछता है, क्योंकि लोगों को जल्दी ये दिमाग में रहता, और मात्रक बीमा भी वैसे भी कोई याद करने की चीज है ही नहीं। आपको फॉर्मूला अगर पता है तो खुद से बनाओ, नहीं बनाने आता है तो फिर रटने का कोई फायदा, कितना याद करोगे? हर लेसन में इतने सारे मात्रक बीमा है, तो फॉर्मूला लिखो, उससे बनाओ, बस बेसिक वाला 1-2 याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके लिए बायो सावर्ट का संबंधित सारा पॉइंट था। तो आप बायो सावर्ट का नियम बस दिमाग में रखना और ये वाला सूत्र याद रखिएगा, हो गया। बाकी तो आपको जो बताया हूं वो ऑब्जेक्टिव के लिए काम का है। बायो सावर्ट के नियम का हम लोग करने वाले हैं प्रयोग, किसके लिए? सीमित लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण और अर्धअनंत के लंबाई के तार के कारण। याद है? नीचे हेडिंग डालिए, जिसमें एक फॉर्मूला अभी मैं लिखूंगा जो सबको याद करना है। लिखिए तो फटाफट लिखिए, बायो सावर्ट नियम का प्रयोग, बायो सावर्ट नियम का प्रयोग या अनुप्रयोग लिख लो, बायो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग लिख लो, बायो सावर्ट नियम का। इससे मात्र 2-3 फॉर्मूला आपको याद करना है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत, कहां से आया उसको अब पढ़ने का वक्त नहीं है, बस रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको उस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। बायो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग। ओए, हम लोग 2-3 अनुप्रयोग करने वाले, उसमें सबसे पहला लिखिए, नंबर 1, सीमित लंबाई की, फटाफट लिखो, सीमित लंबाई की, सीमित लंबाई की, सीमित लंबाई की धारावाही तार, सीमित लंबाई की धारावाही तार, नहीं सीधी तार कर लो, सीमित लंबाई की धारावाही सीधी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ओए देखना, सिर्फ देखो, चित्र देखो और सूत्र याद करो। मान लीजिए एक तार है, क्या है? तार में दी गई धारा आई। ओए, सूत्र को लगाने के लिए सबसे पहले आपको धारा चाहिए, क्या चाहिए? धारा को क्या मान लिए? दूसरा चीज सुनना, जिस बिंदु पर पूछा जाए, हेलो ध्यान दो जरा, जिस बिंदु पर, वहां से एक लंब डालो, किसके ऊपर? तार के ऊपर। अरे बिंदु से तार के बीच का लंबवत क्या लेंगे? दूरी। नहीं समझे? बिंदु से तार के बीच का कौन सा दूरी? अब सुनना, इस बिंदु को एक शीर्ष से मिलाओ तार के, जिसको मान के चलना है, ये देखो क्लॉकवाइज में है ना, तो इस एंगल को मानना है, और इसी बिंदु से दूसरे छोर को मिलाओ और इस एंगल को क्या मानना है। अगर तुम्हें इतना चित्र में दिख जाए तो आपको सूत्र लगाना है, B बराबर, याद होगा सबको,
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटे डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इससे आपका निकलेगा किसी भी सीमित लंबाई के सीधा तार के कारण चुंबकीय। डी क्या है? तार से बिंदु के बीच की, और उसी बिंदु से सुनो, उसी डी से एक दिशा का कोण है अल्फा और एक दिशा का कोण है जो कि तार के एक छोर से और दूसरे छोर से मिला हुआ है। धारा आपको दिया जाएगा, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। कोई आपसे पूछे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सिखाए थे ना, चारों उंगली को किस पर रखो? धारा पर, और बिंदु की तरफ किसको? बोलिए हथेली के अंदर की ओर है। आंसर हो जाएगा इनवर्ट। अंदर के लिए चिन्ह कुछ याद है? नहीं नहीं नहीं। इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए क्रॉस और आउटसाइड के लिए डॉट लेते हैं ना। तो इसकी दिशा इनसाइड है, यानी क्या लिखेंगे? आपको दिशा निकालना पड़ेगा खुद से। कई बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दिशा पूछ लेता है, बट चलो दिशा का कम पूछता है या ना के बराबर पूछता है तो इसके बिना भी आपका काम हो सकता है, बट आना चाहिए। आप इतने दिन से पढ़े हो, जब ये लेसन पढ़े थे काफी डिटेल में आपने प्रश्न किया था तो वहां पे सारा दिशा आपने निकाला था। अब तो उतना बताने का वक्त। चार उंगली को धारा पर और बिंदु की तरफ अंगूठा, हथेली किधर की ओर? अंदर की ओर। तो हमने इसको क्रॉस लिया इनसाइड। यस और नो? याद हुआ? तो कोई आपसे पूछे ओए सिर्फ फॉर्मूला याद करो। सीमित लंबाई की सीधी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई बाई डी साइन अल्फा प्लस अल्फा बीटा कोण कहां से लेंगे? डी से। एक शीर्ष को मिलाएंगे तो अल्फा और एक को मिलाएंगे तो अल्फा। देखो क्लॉकवाइज में है, ये दिशा कौन सी है? क्लॉकवाइज। और नीचे जो बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिएगा, अदरवाइज तो बाकी सिंपल है। फॉर्मूला याद हुआ? म्यू नॉट बाई आई बाई साइन अल्फा प्लस, बस। अच्छा सुनना, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, याद है? अनंत लंबाई और अर्धअनंत। डायरेक्ट पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, वही सूत्र ही पूछेगा। तो कल अगले क्लास में करेंगे हम इसका क्या, विशेष स्थितियां या स्पेशल कंडीशंस। चलिए, तो आप सब रिवीजन करते रहो फटाफट से। बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है।